क्वेश्चन यहाँ पे कि राजनीति है, यहाँ पर ऑप्शन 4 है, एक अविरल कार्यकलाप या सतत परिवर्तनशील सार्वजनिक या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये हिंदी में मैंने इसलिए एमसीक्यूज को मतलब बनाया है क्योंकि इसके जो देखो जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में है। तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये एमसीक्यूज 100 क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बेसिकली आप इसमें ज्यादा स्टक नहीं होंगे, आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई तुलनात्मक राजनीति के निम्न बिंदु है, यानी कि जो नई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उनके कौन से ऐसे पॉइंट है। तो वहां पर वी उपनिवेशीकरण, विचारधारा का अंत, नव संस्थानिकवाद या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक खास बात मैं इसमें आपको बताऊं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें उपयुक्त सभी आता है तो मोस्टली 99.99% जो आंसर होता है वो उपयुक्त सभी वाला आंसर होता है। तो ये उस चीज के लिए जब आप कंफ्यूज हो, जब आपको पता ही ना हो कि इसका आंसर कौन सा है, तो आप डी वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद की विशेषताएं हैं। तो इन चारों में से कौन सी है जो पूंजीवाद को मतलब एक तरीके से डिफाइन करती है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी। यानी कि पूंजीवाद जो है वस्तु उत्पादन, यानी कि जो वस्तु होती है, जो गुड्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए भी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी आप उसमें पढ़ते हैं। मुक्त श्रम भी, ओपन जो लेबर है वो भी आप पढ़ते हो। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद के कौन कौन से तत्व हैं, यानी कि आपको कैपिटलिज्म की एलिमेंट्स आपको बताने हैं। तो पूंजीवादी वर्चस्व, यानी कि जो कैपिटलिज्म जो डोमिनेंट होता है, जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी प्रोसेस होता है वो भी आप इसमें देखते हो। संपत्ति पर निजी स्वामित्व, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है उस पर एक प्राइवेट डोमिनेंट हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी समूह का या किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का, पर्सन का। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता, तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हम इंडिपेंडेंट होते हैं पूंजीवाद में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रजातंत्रात्मक शासन की नहीं है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एक फीचर्स है जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सरकार पर जनता का नियंत्रण होता है। तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है बेसिकली उसमें कभी भी जो गवर्नमेंट होती है वो जनता को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि इसका उल्टा होता है, जनता ही गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, क्योंकि वहां पर जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से जो शासन होता है वो वहां पे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का ये, बाकी सब डेमोक्रेसी से रिलेट करते हैं, जैसे शासन सत्ता जो होती है वो जनता के हाथों में होती है, एब्सोल्युटली राइट। जो शासन शक्ति होती है उस पर विशेष वर्ग का नियंत्रण रहता है, ये भी बिल्कुल डेमोक्रेसी के से ही हम इसको रिलेट करते हैं, जनता सरकार को हटा सकती है। ये सारे पॉइंट डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेट करते हैं, बट एक सिंगल पॉइंट है जो आपका बी ऑप्शन है ये रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आधारभूत एकता। प्रजातंत्र हो या फिर कोई सा भी, देखो कोई सा भी सिस्टम हो, उसमें एक यूनिटी क्रिएट करना उसका एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स माना जाता है। इसके बिना हम किसी भी सिस्टम को आगे लेकर के नहीं चल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासन लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, यानी कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो वेलफेयर स्टेट से रिलेट करता है। तो सिर्फ एक ही ऐसा सिस्टम है जो वेलफेयर स्टेट से रिलेट करता है, वो है प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए इनमें से कौन सी चीज, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पर शिक्षित जनता जैसे मेन पॉइंट माना जाता है कि अगर वहाँ पे एजुकेटेड जनता, एजुकेटेड पीपल है, तो वो डेमोक्रेसी की सफलता के लिए जरूरी होता है भाई, तभी तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी जब वहाँ पे पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें पता होगा अपने अच्छे बुरे का। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी डेमोक्रेसी से ही रिलेट करती है। जनमत निर्माण के लिए स्वतंत्र साधन, ये भी इससे रिलेट करता है। देन जो लास्ट पॉइंट है, पेशेवर राजनीतिज्ञ, तो ये इससे रिलेट नहीं करते। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजतंत्र किसका शासन है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, एक व्यक्ति का। तो राजतंत्र यानी कि मोनार्की सिस्टम, जिसमें पूरा का पूरा जो शासन होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में होता है, एक ही व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है, जिसको नॉर्मली हम राजा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रवर्तक कौन है, यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके प्रवर्तक या फाउंडर या फादर, कहा है कि भाई ये जो वर्ड है कहाँ से निकला है, किसने स्टार्ट किया। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, प्लेटो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो बुक्स है वो किसने लिखी है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस। क्योंकि डेमोक्रेसी का कोई भी टॉपिक चलता है तो उससे रिलेटेड जो फेमस बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन या किसी भी अपडेट के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि आज भी विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली प्रचलित है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी, मतलब प्रेजेंट में ऐसा कौन सा कंट्री जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी चलती है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगर आपने थ्योरी वाले लेक्चर अटेंड किए तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने की भी जरूरत है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिंबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न वर्ग से है, यानी कि जो सोशलिज्म है उसको रिलेट हम किस ऐसे, मतलब कौन सा वर्ग है जिससे हम सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, श्रमिक, यानी कि लेबर जो क्लास होती है वहां से ही हम सोशलिज्म को रिलेट करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजवादी लोकतंत्र का विचार निम्न में से किस देश से पनपा है, यानी कि जो सोशलिज्म डेमोक्रेसी है ये जो आइडियोलॉजी है किस देश से इसको ग्रोथ मिली है या बर्थ
नेशन कौन सा है इसका, तो भाई ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रशिया यानी कि रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को हम समाजवादी नहीं कहते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा थिंकर्स है जिसको हम सोशलिज्म से रिलेट नहीं कर सकते हैं। बाकी टॉनी है, कॉट्स्की है, वेब है, सब सोशलिज्म से रिलेट करते हैं। एक ही है हैयक, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, हैयक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिवेशवाद की विशेषताएं बताइए, यानी कि जो कॉलोनियलिज्म जो होती है उसका क्या फीचर्स है। तो कानून और व्यवस्था उसमें देखी जाती है औपनिवेशिक शक्तियों की, राजनीतिक व्यवस्था है लोकतांत्रिक थी, उपनिवेशवादी सरकारें निर्बल थी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव उपनिवेशवाद क्या है। देखिए उपनिवेशवाद भी एक आइडियोलॉजी है, तो उसकी जब वो रिप्लेस होती है तो उसकी जगह पर नई उपनिवेशवादी जो आइडियोलॉजी वो आती है, तो वो क्या है इसमें आपको बताना है। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामले में प्रत्यक्ष अप्रोक्ष रूप से किए जाने वाला हस्तक्षेप। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो ब्रिटेन शब्द है, हालांकि ये एक कंट्री है, लेकिन ये एक शब्द भी तो है भाई, आपको समझना होता है ना, एक शब्द भी तो है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों इसके इसे रिलेट करते हैं, ब्रिंटोस और ब्राइंथो। जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हो वर्ड की तब आपको पता लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन इस डी सही हो जाएगा। इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इन सब से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन को बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का दार्शनिक नहीं है। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, बेंथम, ये सब ब्रिटेन यानी कि यूरोप में ब्रिटेन से रिलेट करते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ रूसो जो है वो ब्रिटेन से रिलेट नहीं करता है, तो ऑप्शन इसका पी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन की प्राचीन आर्थिक व्यवस्था थी, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सामंतवादी। अब यहाँ पे देखिए दार्शनिकों की बात अगर हम करें तो फोर्थ सेमेस्टर में आपने डेफिनेटली रूसो वगैरह ये तो पढ़ ही रही होंगे ना, आपने अगर इसकी बायोग्राफी पढ़ी होगी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूज होने वाली भी कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संविधान के सीमा चिन्ह कहे जाने वाले एवं सबसे प्राचीन तत्व का नाम क्या है, यानी कि जो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उस सिंबल को रिलेट करते हैं वो क्या है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, चार्टर। ठीक है। ये वर्ड आपने डेफिनेटली इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो ब्रिटेन वाला चैप्टर जब आपने इसने अटेंड किया, जो हमारी वीडियोस है वो जब आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, तो चार्टर नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि संविधियां वे कानून होते हैं जिन्हें पारित किया गया हो। तो संविधियां क्या होते हैं, मतलब एक लॉज होते हैं, लेकिन वो कैसे लॉ होते हैं, वो कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से जो कानून बनाए जाते हैं उनको संविधियां कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, तो ब्रिटिश संविधान की जो प्रमुख विशेषता बतानी, तो ऑप्शन इसका ही सही हो जाएगा, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में पहली और अंतिम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, महारानी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन की प्रीवी परिषद यानी कि प्रीवी काउंसिल के सदस्य संख्या कितनी है। जो ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल है उसकी मेंबर्स की दो नंबर है, मतलब कितने नंबर्स में इसमें मेंबर्स है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 350 यानी कि 350, 350। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में जिले के न्यायिक प्रशासन का मुखिया होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, शेरिफ। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि उनका एक संगठन और उनके कार्य, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस माना जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, उनके फंक्शंस को लेकर के। ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है, किसको बोला जाता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री शब्द की उत्पत्ति किस संसद सदस्य को अपमानित करने के लिए विरोधियों द्वारा की गई टिप्पणी से हुई थी, यानी कि ब्रिटेन में पहले कोई भी प्रधानमंत्री जैसा कोई शब्द नहीं था। ये जो उत्पत्ति हुई ये कब हुई कि पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स थे उनको अपमानित करने के लिए कुछ ऐसे उनके सामने अपोजिट में जो खड़े थे, जो विरोधी थे, उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, तब ये बोला गया था। तो मतलब किस संसद सदस्य को ऐसा अपमानित करने के लिए बोला गया था, यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट वॉलपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाया मंत्रिमंडल की शैडो कैबिनेट किसे कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, विरोधी दल के नेता द्वारा बनाई गई समिति को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद को मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट के द्वारा प्रदान की गई है, ऐसा किस वर्ष हुआ, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 1937 यानी कि 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल राजनीतिक मेहराब का मुख्य पत्थर है, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के बारे में उक्त टिप्पणी किसने कही, ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, रैमजे मेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल सचिव की नियुक्ति किस वर्ष से स्टार्ट हुई है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में सचिवालय व्यवस्था को जन्म किसने दिया, ऑप्शन इसका सही जाएगा, लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन कानून निर्माण करने वाली प्रतिनिधि संस्था है, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ब्रिटेन का कॉमन हाउस। सबसे पुरानी इसकी यही माना जाता है, और सबसे पुराना जो संविधान है वो भी ब्रिटेन का ही संविधान माना जाता है, जो अलिखित है। लिखित की हम बात नहीं करें, लिखित की बात होती है तो फिर हमारे भारत का संविधान आता है, बट जब भी अलिखित की बात आती है तो ब्रिटेन का प्राचीन संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन संसद कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन सभा का अधिकतम कार्यकाल है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 वर्ष।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकसभा के सचिव की भांति ब्रिटेन में भी कॉमन सभा सचिव होता है जिसे कहा जाता है क्लर्क को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन की लोकसभा में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 6। राजा के सबसे बड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजा के सबसे बड़े पुत्र को लोकसभा किस नाम से पुकारती है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से भी उसको पुकारा जाता है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल के नाम से भी उसको पुकारा जाता है। तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफिटर कहा जाता है, तो ये एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है, बट एक किसको कहा जाता है? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा कि 12 सिपाहियों के दल को जो संसद भवन का निरीक्षण करते हैं उनको ब्रिटेन में बिफिटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑफिशियल प्यू कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, संसदीय अधिकारी कक्ष को। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब तक अगर ब्रिटेन का कोई भी देखिए ब्रिटेन आपको इसमें पढ़ना होता है, तो ब्रिटेन की छोटी छोटी ऐसी कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश कॉमन सभा का प्रथम स्पीकर माना जाता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सर थॉमस हंगरफोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के स्पीकर को सत्ता का प्रतीक माना गया है। जो ब्रिटिश संसद है उसके स्पीकर को सत्ता का प्रतीक माना गया है, किस चीज को, मतलब कैसा वो सिंबल है, वो चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, गदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा के प्रमुख न्यायिक अधिकारी को कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हाई चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील में कितने न्यायिक अधिकारी होते हैं? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 3 न्यायालय व 1 अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपील न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मास्टर ऑफ रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन का सबसे ऊंचा न्यायालय माना जाता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड सदन यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन का वह न्यायालय जो ऐसे मामलों में संबंध रखता है जहां अचानक या शंकायुक्त मृत्यु हुई हो, उसको क्या कहा जाता है? जो मतलब एक, जहां पर अननेचुरल कहीं किसी की डेथ हो जाए, अचानक से कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो ऐसे न्यायालयों में जहां भी इस तरह की चीजें होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉर्नर न्यायालय। सीरीज आपको कैसी लग रही है अब तक के? आपके कितने क्वेश्चन है जो आप मतलब ऐसे ही तुक्के में भी मार रहे हैं? तो अब तक के 50 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से आपके कितने सही है नीचे कमेंट करके बताना। और 100 में से आपके, चाहे आपने पढ़ रखे हो ना पढ़ रखे हो, ठीक है, तुक्के में भी अगर आप ऐसे ही लगा रहे हो ना, ऐसे ही मतलब हाँ भाई मान लिया ठीक है चलो सही निकल गया, तो आपके टोटल कितने ऐसे क्वेश्चन है जो सही निकले, नीचे कॉमेंट करके बताना। और भाई वीडियो को लाइक से डेफिनेटली कर लेना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को कहा गया है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, कठोर। तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है काफी ज्यादा रिजिड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन संविधान को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, 1787 यानी कि 1787 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वह एकमात्र कौन सा संविधान संशोधन था जिसे राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका संविधान संशोधन हेतु कांग्रेस के कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 2/3। ठीक है, नॉर्मली संशोधन में हमारे यहाँ पे भी जो भी पास होता है वो 2/3 बहुमत उसका मेन माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमेरिका संविधान में कितने ऐसे विषय हैं जिनमें संशोधन नहीं हो सकता? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस अमेरिका संविधान संशोधन के तहत दास प्रथा तथा बिना स्वेच्छा के ली जाने वाली सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि स्लेवरी सिस्टम पर बैन लगाया गया है, और बिना इच्छा के कोई भी सर्विसेज, यानी कि उसकी इच्छा भी नहीं है तो जबरदस्ती आप उसे सर्विसेज नहीं दे सकते। तो ऐसे कौन से संविधान संशोधन में हुआ है? तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, 13वां यानी कि 13 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी कांग्रेस वस्तुतः किस प्रकार की संस्था है? तो अमेरिका कांग्रेस है किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ऑप्शन का ये सही जाएगा, विधि निर्माती यानी कि लॉ क्रिएट करने वाला उसका संस्था है एक तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1971 यानी कि 1971। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60, कि अमेरिका राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, इस मंडल के सदस्यों को कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, निर्वाचक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन कब से प्रारंभ हुआ? यानी कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से सब मतलब वहां पे जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है, प्रत्यक्ष रूप से वो इलेक्शन होता है, तो वो कब से स्टार्ट किए गए थे? तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, 1800 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ऑप्शन तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 4 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर माह के प्रथम सोमवार के तत्काल बाद वाले किस दिन होता है? तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि अमेरिका राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके मतलब किस इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसके अतिरिक्त न्यायालयों एवं विधान मंडलों द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के अलावा ऐसा कोई भी कदम नहीं है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध इसमें उठाया जा सकता हो। केवल इम्पीचमेंट के आधार पर ही उसके विरुद्ध कदम उठाए जा सकते हैं, अगर उसको उसके पद से हटाना है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका संविधान के किस अनुच्छेद में समस्त प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति की शक्ति का प्रधान स्रोत है यानी कि सबसे प्राइम जो सोर्स है वो क्या है? संविधान, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस या किन कारणों से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो उसमें देशद्रोही भी आती है, घूसखोर भी आता है, गंभीर अपराध भी आते हैं, तो ऑप्शन का डी से हो जाएगा, ये सभी। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें ऑप्शन 4 में जो ये सभी ऑल ऑफ दीज आता है, तो मोस्टली जो आंसर होता है उसका डी ही माना जाता है, और ऑप्शन देकर के आप तो खुद भी समझ जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत राष्ट्रपति को किस कार्य को करने से रोकता है? तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, इसमें कांग्रेस का सत्र बुलाने में, कांग्रेस को स्थगित करने में, कांग्रेस को भंग करने में, ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया उसके कार्यकाल पद से हटाने से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 8 यानी कि अनुच्छेद 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की शासन व्यवस्था में विधायिका की समितियां अधिक शक्तिशाली भूमिका का निर्वाह करती हैं? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली स्थानीय संस्था है? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, द सिटी मैनेजर प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका सीनेट का वह सदस्य जो जानबूझकर बहस को बढ़ा रहा होता है या संसद का समय व्यर्थ कर रहा होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि अमेरिका सीनेट में अगर कोई इस तरह का व्यवहार करे, जानबूझकर बहस कर रहा है, वो चुप भी नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन का बी सही होगा, फिलिबस्टर, जिसके बारे में मैंने जो थ्योरी वाली हमारी क्लासेस है यूएसए वाली, वो मैंने उसमें बढ़िया तरीके से आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेडरलिस्ट के लेखक हैं? तो ये बुक से फेडरलिस्ट, इसके लेखक है, ऑप्शन का ए सही होगा, हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सरकार के तीसरे अंग एवं कांग्रेस के तीसरे सदन की संज्ञा किसे दी गई है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। अभी तक के जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब यूएसए से रिलेटेड ही चल रहे हैं कि भाई जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसके थर्ड पार्ट को या कांग्रेस के तीसरे सदन को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के वहां पे काम कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में यानी कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयों की घोषणा केवल किस दिन की होती है? अगर कोई भी मतलब डिसीजन लेना है, ये क्योंकि भाई डिस्कशन का अलग दिन है, उस पर एनालिसिस करने का फिर अलग दिन होता है, और उस पर डिसीजन देने का रिजल्ट जो होता है वो अलग दिन होता है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सोमवार यानी कि मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी विशेषता है? तो सबसे बड़ी विशेषता आई थिंक सो इस पूरी सीरीज में सबसे आसान, सबसे सिंपल, बिना मतलब दमदार भी नहीं है क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, फिर भी बना भाई आंसर तो मुझे बताना ही है, तो ऑप्शन इसका ही सही हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। क्योंकि यूएसए के जब आप जुडिशरी सिस्टम पढ़ते हो, और जो कि हमने वहां से अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को अडॉप्ट किया है, तो जुडिशरी रिव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन यूएसए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यूएसए जुडिशरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्फ्यूशियनवाद यानी कि कन्फ्यूशनिज्म की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की साम्यवादी क्रांति में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई किसने निभाई? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, माओ त्से-तुंग, जो कि चीन की कम्युनिस्ट जो रिवोल्यूशन हुआ था वहां पर, यूं समझो कि वहां के लीडर्स को हम इस नाम से जानते हैं, माओ त्से-तुंग। इनके बारे में आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली चीन के फ्रीडम फाइटर के बारे में भी मतलब एक तरीके से उनको नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन में शासन है तो इस समय कैसा शासन है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, एकात्मक शासन, क्योंकि वहां पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन का वर्तमान संविधान कब लागू किया गया? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1982 में, यानी कि 1982 में। और अगर चीन वाले आपने लेक्चर डेफिनेटली अटेंड किया होगा, नहीं किया तो भाई जाकर के अटेंड जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन एक ऐसा कंट्री जहां पर पहले से 4 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके होते हैं, ये लास्ट वाला होता है 1982 का जो कंटिन्यू फिर बाद में चल रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उससे पहले देखो जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने सबने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया, ज्यादा कुछ नहीं कि भाई आर्टिकल ज्यादा बढ़ा दिए, फिर अमेंडमेंट ज्यादा कर दिए, संख्या कम कर दी, कभी ज्यादा कर दी, तो इस तरीके से जो संविधान है वो बदलता चला गया, एंड फाइनली 1982 में फाइनल एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ, जब तक का वर्तमान संविधान बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो की सदस्य संख्या है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक केंद्रवाद को, यानी कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को, ठीक है, या फेडरलिज्म नाम सकते हैं, संघवाद केंद्रवाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में ऑप्शन मतलब आगे इसको आपको स्टेटमेंट को पूरा करना है कि भाई स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन का ए सही हो जाएगा, 7 सदस्य होते हैं। आपने स्विट्जरलैंड का लेक्चर अटेंड किया होगा, और उसमें मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड में ना पीएम है, ना सीएम है, ना प्रेसिडेंट है, ना ही राजा है, वहां पर 7 सदस्य एक परिषद होती है, जो कि एक तरीके से जो सिस्टम को गवर्नमेंट को रन करती है, उनको चलाती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्विस संघीय सरकार की सभापति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, ऑप्शन का ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों के संविधान संशोधन संबंधी विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो बिल हैं उन पर कंपलसरी लोक निर्णय की व्यवस्था है, यानी कि अनिवार्य जो लोक निर्णय है, जो पब्लिक डिसीजन है उनकी व्यवस्था है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सभी कैंटनों पर, यानी कि जितने भी उसमें कैंटन्स हैं। ठीक है, लेंस जेमा या स्विट्जरलैंड का जो भी मेरी सीरीज है उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, जितने भी कैंटन्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे नगर है, स्टेट है, वहाँ स्विट्जरलैंड में कैंटन्स चलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में आरंभक के प्रयोग के लिए 1 लाख मतदाताओं के सिग्नेचर कितनी अवधि के भीतर किए हुए होने चाहिए? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 6 महीने की अवधि के भीतर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय परिषद के सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय परिषद की विशेषता आपको बतानी है इसमें से, तो बहुल कार्यपालिका ये भी इसकी विशेषता है, निर्दलीय चरित्र, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, और ये सभी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्विट्जरलैंड में कैंटनों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, टोटल वहां पर 22 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य संघ के अवयवी एककों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, 25। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या का कितने % भाग शहरी कम्यूनों में रहता है? यानी कि कुछ गांव में रहता है, कुछ शहर में। तो शहरों में कितना रहता है? 100 का अगर देखें तो 30%। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 30%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में जन्म संग्रह होता है आवश्यक, रैखिक, दोनों तरीके का होता है भाई, वो उसकी नीड भी है और वो कंपलसरी भी है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि संपन्न होने, जो एग्रीमेंट होते हैं उनको कंप्लीट होने के कितने दिन के भीतर की जानी चाहिए? अगर वहां पर पब्लिक डिसीजन की कोई डिमांड है, कानून पारित होने की कोई डिमांड है, तो कितने दिनों में होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 90 डेज, यानी कि 90 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में कौन सा तर्क दिया जाता है? कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी या उससे रिलेटेड जो भी है वो आप क्या समझते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी से रिलेटेड? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जितने भी पॉइंट है सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 यानी कि 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 10 अपूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार के सदस्यों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सदस्यों का जो चुनाव होता है उनका संघीय संसद ही उसकी चुनाव की व्यवस्था करती है। ठीक है, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विस संघीय सरकार के सदस्य क्या मतलब किससे आप इस स्टेटमेंट को पूरा करेंगे? तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा कि संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन वह उन्हें अपदस्थ नहीं कर सकती, यानी कि उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल जरूर होते हैं, लेकिन उनको वो पद से नहीं हटा सकते। ठीक है, इसके बाद टॉप 100 की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि चीन में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, 1921 में। तो ये थे टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले पेपर से हमने यहाँ पर आपके लिए तैयार किए थे। आई होप यू ये 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, और डेफिनेटली आपके 100 में से अगर आपके कितने भी सही हैं, आपने चाहे तुक्का मारा हो चाहे आपको पता हो, अगर आपने देखिए जो थ्योरी वाली क्लासेस वो अटेंड किए, तो डेफिनेटली आपके ईमानदारी से सही निकलेंगे, जितने भी निकलेंगे। ठीक है, एक आध तुक्का हो गया तो बात अलग है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपके 100 अबव कितने आपके सही हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली कर देना, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।